360 में कोरोना वबा के साए में पेश किए जाने वाला बजट क्या पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलें आसान कर सकेगा? खुदकुशी के मौजू पर बनने वाली उर्दू फिल्म ने अमेरिका में अवार्ड जीत लिए, लेकिन खुदकुशी के मसले पर पाकिस्तान में खामोशी कब टूटेगी? और आलमी मीशत को नुकसान पहुंचाने वाली वबा के दौरान अमेरिका में घरों की कीमतों में होशरबा इजाफा कैसे हो रहा है? कुछ घर हमने देखे 9,80,000 का लगा हुआ था, बाद में हमें 2 महीने बाद पता लगा कि वो 1.1 मिलियन का बिका है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। पाकिस्तान में माली साल 2021-22 के लिए आज कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया। ये बजट एक ऐसे माहौल में पेश हुआ जब मुल्क कोरोना वायरस वबा की तीसरी लहर से लड़ रहा है। निज़ाम सेहत हो, तालीम या सनत व पैदावार, तमाम शोबों को ही इस वबा ने बुरी तरह मुतासिर किया है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज या लम्स की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर के बायस बेरोज़गारी में 34% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि नए बजट में लगाए गए तखमीनों को बाज़ तज्ज़ियाकार तनकीद का निशाना बना रहे हैं। शहरियों की मुश्किलात को हल करने के वादे तो हर हुकूमत ही करती है, मगर मौजूदा हालात में क्या बजट के ज़रिए रिलीफ और तरक्की के वादे पूरा करना मुमकिन भी है? इस बारे में कुछ बुनियादी सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अली फुरकान से, जो इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं। अली, ताज़ा बजट में हुकूमत की क्या तरजीहात नज़र आ रही हैं? जी, ये जो बजट है इसमें हमें ऐसा दिखता है कि हुकूमत अब ये साबित कर रही है और ऐसा पैगाम दे रही है कि मईशत में इस्तेहकाम जो है वो लाया जा चुका है और इस सिलसिले का हसूल जो है वो हो चुका है, और अब जो है वो ग्रोथ की तरफ जो है वो हुकूमत बढ़ना चाहती है, और इस चीज़ की जो है वो अक्कासी हमें कुछ बजट में भी नज़र आती है। मिसाल के तौर पे हुकूमत जो है वो इस नए बजट में नए टैक्स नहीं लगा रही, अगरचे टैक्स नेट में इजाफा जो है वो इसमें शामिल है। हुकूमत जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इजाफा नहीं कर रही, उसमें कुछ कमी लेके आ रही है। इसी तरीके से कारोबारी तबके को बहुत सारी मराहत दी जा रही हैं ताकि जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बेहतर हो सके। इसी तरीके से जो है वो हुकूमत चाह रही है कि जो सपोर्ट मिलनी है हमारी सनत को ज़राअत के ज़रिए, उसको जो है वो बेहतर किया जाए। उसके लिए जो है वो पैकेजेस जो है वो लाए गए हैं और उसके ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो तरजीहात हैं हुकूमत की, वो हमें वाज़ेह दिख रही हैं कि हुकूमत जो है वो माशी ग्रोथ को जो है वो हासिल करना चाहती है, उसकी तरफ जाना चाहती है, और उसके लिए इस बजट में 4.8% का हदफ जो है वो रखा गया, जो कि जो माशी तज्जियाकार हैं उनके मुताबिक एक बड़ा हदफ है, और एक उसको हासिल करना हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी हो सकती है अगर वो इसको हासिल करती है। सही। गुज़िश्ता साल कोरोना की वबा के बायस बेरोज़गारी बढ़ी, फिर हुकूमत को शायद खुर्द व नोश भी बाहर से मंगवाना पड़ी। इस माहौल में जो अहदाफ हुकूमत रखने जा रही है, क्या उन्हें हासिल करना मुमकिन भी है? तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जो तरजीह है उसमें ज़राअत जो है वो अगर हम उसे कहें कि बुनियादी तरजीहात में शामिल है तो ये गलत नहीं है, और इसकी अक्कासी हमें आज की बजट तकरीर में भी मिली। कल जो इकनॉमिक सर्वे जारी किया गया था वज़ीर ख़जाना की जानब से, उसमें भी हमने देखा हुकूमत को ये अंदाज़ा है कि जो मुल्क में महंगाई है वो ज़राअत की जो पैदावार है उनमें कमी की वजह से आया, और हुकूमत ने इस बजट में अपने लिए ये हदफ रखा है कि वो मुल्क को फूड सरप्लस जो है वो बनाएगी। इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा कमी जो हालिया बरस में कपास में थी उसकी पैदावार में कमी देखी गई, उसमें इजाफे का हदफ जो है वो 10% रखा गया है, और मजमूई जो अहम ज़री पैदावार है उसमें इजाफे का हदफ 2.2% रखा गया है, और इस मकसद के लिए एक बड़ी रकम जो है वो भी मुख्तस की गई है। बजट में सिर्फ कपास के लिए 2 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तो हुकूमत ये समझती है कि अगर उसे महंगाई को कंट्रोल करना है तो उसके लिए उसे ज़रूरी है कि बड़ी पैदावार है, जो अजनास है उसकी पैदावार जो है वो बढ़ाई जाए। अली, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि तालीम के शोबे में अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों में कितना हुकूमत इस वक्त संजीदा नज़र आ रही है बजट के हवाले से? जी, हुकूमत का जो अवामी फलाह के हवाले से जो प्रोग्राम है एहसास, उसको काफ़ी जो है वो पजीराई मिली है IMF की जानब से, वर्ल्ड बैंक की जानब से, और उसके हवाले से इस बजट में भी हमने देखा है कि उसके बजट में इजाफा किया गया और 260 अरब रुपए अब जो है वो इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए। इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो बहुत सारे फलाही प्रोग्राम हैं जिसमें ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से लेके जो है वो लोगों को
आसान कर्जे देना, उनको कैश जो है वो कौन सा रकम कैमरा? जो है वो देना को लोगों को, इसके साथ साथ जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज को जनरेट करना जो है जी। वो है। तालीम के लिए जो है वो चूंकि सुबह में जा चुका है तो उसके लिए भी जो आला तालीम है उसके लिए 44 अरब रुपए रखे गए हैं और सेहत के लिए 33 अरब रुपए जो है वो वफाकी बजट में इसमें मुख्तस किए गए। अली फुरकान इस्लामाबाद से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलमी वबा ने पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी मईशत को शदीद धचका पहुंचाया, मगर यहाँ एक हैरत अंगेज सूरत हाल भी सामने आ रही है और वो है घरों की तलब और इसके नतीजे में उनकी कीमतों में नुमाया इजाफा। असदुल्ला खालिद बता रहे हैं कि वबा के दौरान अमेरिका में घरों की कीमतें आसमान से बातें क्यों कर रही हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी कोई चीज़ 10,000 की बेच रहे हैं और ख़रीदने वाला आपको 11,000 दे, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा? शायद नहीं, लेकिन अमेरिका की हाउसिंग मार्केट में इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। बेचने वाले किसी घर का अगर $5 लाख मांग रहे हों तो ख़रीदार $6 लाख तक देने को तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट थी, बहुत कंपेटिटिव थी। कुछ हमने ऑफर्स ऊपर डाली, कुछ आस्किंग डाली, कोई आस्किंग से नीचे कोई भी नहीं डाली, कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। कुछ घर हमने देखे 9,80,000 का लगा हुआ था, बाद में हमें 2 महीने बाद पता लगा कि वो 1.1 मिलियन का बिका है। कोरोना वबा के आगाज़ पर कोई तज्ज़ियाकार या माहिर मईशत भी ये पेशन गोई नहीं कर सकता था कि इस तरह अमेरिका की हाउसिंग मार्केट में तेज़ी आएगी। अमेरिका में प्रॉपर्टी से मुतालिक आदादोशुमार इकट्ठा करने वाली कंपनी कोरलॉजिक के मुताबिक औसतन हर अमेरिकी के घर की कीमत में 2020 में $26,300 तक का इजाफा हुआ है, जो कि मजमूई तौर पर $1.5 ट्रिलियन बनता है। Well, two things. On the one side, you have strong demand. एक तरफ मार्केट में तलब बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ रसद बहुत कम है। तो तलब में इस बड़े इजाफे की वजह क्या है? इस वक्त घरों के कर्जे पर सूद की शरह गुज़िश्ता 50 साल तारीख में सबसे निचली सतह पर है और इससे घर खरीदने के लिए लोगों को तरगीब मिल रही है। और दूसरी तरफ हमारे पास 2012 के बाद से काफ़ी तामीर नहीं हो सकी है। Construction since 2012. अमरीकी दारुल हुकूमत से 10 मिनट के फासले पे ये 5 मरले का घर इस वक्त $1.1 मिलियन का बिक रहा है। प्रॉपर्टी डीलर्स का इस वक्त के आदादो शुमार के मुताबिक कहना है कि पिछले 1 महीने में इसकी कीमत में 9.7% का इजाफा हुआ है और अगर हम 1 साल में देखें तो इस पूरे इलाके की जो कीमत है वो एवरेज 27% तक बढ़ी है। थॉमस मिलर कई दिहाइयों से घरों की खरीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं। We've been seeing a number of factors that have been progressing in the market since the coronavirus began last year. कोरोना वायरस ने हाउसिंग सेक्टर से मुताल्लिक हर चीज की सप्लाई चेन में किल्लत पैदा कर दी है। बराए फरोख्त घरों की तादाद वैसे ही खरीदारों की मांग को पूरा करने के लिए नाकाफी थी। खरीदार बहुत ज्यादा, जबकि ऐसे मालकान कम तादाद में हैं जो घर बेचना चाहते हों। तो क्या घरों की कीमतें अमेरिका में ऐसे ही बढ़ती रहेंगी और नए घर क्यों नहीं बन रहे? What's also happening is you have these high lumber prices. लकड़ी की बुलंद कीमतें जो सप्लाई को भी मुतासिर कर रही हैं, स्टील की बढ़ती हुई कीमत, लिहाजा तामीराती कंपनीज के हाथ भी खाम माल की तरसील में रुकावटों की वजह से एक तरह बंधे हुए हैं। और ये दूसरी वजह है कि घरों की दस्तयाबी में इजाफा नहीं हो रहा। 2006 में अमेरिका से शुरू होने वाली कसाद बाजारी की असल जड़ हाउसिंग सेक्टर को ही कहा जाता है। उस वक्त आसमान को छूने वाली घरों की कीमतें जब गिरी थीं तो उन्होंने अमेरिकी मईशत के दूसरे शोबों को भी अपने साथ नीचे खींच लिया था। It's a different type of pressure that's pushing up prices. ये एक मुख्तलिफ नौयत का दबाव है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। इस वक्त की कसाद बाजारी के पीछे खरीदारों की इस्तात के मुकाबले में ज़्यादा महंगे कर्जे देने की पॉलिसी के बायस घर बनाने पर बहुत ज़्यादा सट्टा खेला गया। इस वक्त हम समझते हैं कि साल की दूसरी छमाही में सेल्स सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगी क्योंकि सूद की शरह में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त मकानात फरोख्त करने वालों यानी मालकान की मार्केट है, जहां उन्हें उनकी मुंह मांगी से भी ज्यादा कीमत मिल रही है। इस मार्केट को खरीदारों की मार्केट बनने के सफर के दौरान क्या अमेरिकी मईशत को कोई कुर्बानी देना पड़ेगी? माहिरीन को उम्मीद है कि नहीं। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa।
کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر روز 15 سے 35 لوگ اپنی جان خود لے لیتے ہیں؟ یہ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار ہیں، لیکن مسئلے پر عموماً کھل کر بات بھی نہیں کی جاتی۔ اسے باعث شرمندگی سمجھا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش ہے دریا کے اس پار، ایک شارٹ فلم جو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ 2007 سے لے کر 2016 تک چترال میں 500 لوگوں نے خودکشی کیوں کی۔ اس فلم نے نیو یارک میں ورلڈ فلم فیسٹیول میں 3 ایوارڈز بھی جیتے۔ میں نے فلم ساز نگہت شاہ سے بات کی کہ انہیں اس موضوع پر فلم بنانا ضروری کیوں محسوس ہوا اور کیا عالمی سطح پر اس پذیرائی کی انہیں توقع تھی۔ جب ہم یہ ایوارڈز جیتے اور بہت سارے اور بھی فیسٹیولز میں اس فلم کی سلیکشن ہوئی، ہمیں ڈیفینیٹلی بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہم نے چنا ہے یہ پوری دنیا کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے، اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی تھی۔ اس فلم میں ہم نے بیک ڈراپ میں چترال کی بہت خوبصورتی دکھائی ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ اس سے کتنی اچھی بات ہے کہ چترال کے ناردرن ایریاز کو بھی لوگ بڑے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ گل کا جو کیریکٹر ہے اس میں آپ نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح کے مینٹل ہیلتھ ایشو سے وہ گزرتی ہیں اور ان کی خود کی فیملی بھی وہ سمجھ نہیں پاتی ہے اور ایونچولی وہ سوسائڈ کا راستہ لیتی ہیں۔ تو کیا آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ انٹرنیشنل لیول پر کیا کمپیلنگ تھا آپ کے خود کے لیے پرسنل ایکسپیرینس کو اس طرح کے جہاں پہ آپ کو لگا کہ یہ سٹوری اس پہ بات ہونی چاہیے، اس ایشو پہ بات ہونی چاہیے؟ ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بچی جب چھوٹی ہوتی ہے یہ اپنی ماں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے فادر سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کائنڈ آف اس کو شن کرتے ہیں، اس کی بات کوئی نہیں سنتا، اور یہ جو بننا چاہتی ہے، جو یہ کرنا چاہتی ہے، ماں باپ اس کے لیے کچھ اور خواب رکھتے ہیں اور یہ اپنے لیے کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ایگریویٹ ہوتی ہے اور یہ اسی طرح پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد بھی اس کا جو میاں ہوتا ہے وہ بھی اس کے فیلنگس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے، تو یہ کائنڈ آف خودکشی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اور میں یہ بتاتی چلوں اس میں کہ ہم نے اس فلم میں صرف یہ نہیں دکھایا ہے کہ یہ بچی خودکشی کرتی ہے، مر جاتی ہے، ہم نے اس میں ہوپ دکھایا ہے کہ وہ کس طرح سے اس خودکشی کے پرابلم سے لوگ بچ سکتے ہیں، ڈپریشن کا علاج ہو سکتا ہے۔ نکھت، آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے اپنی فیملی کے اندر سوسائڈ سے ڈیل کرنے کا، اس کے بارے میں بتائیے گا، اور پھر آپ کی اپنی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا اس کی طرف؟ 2019 میں جب میں پاکستان میں تھی اپنی فیملی کو لے کے، اپنے چترال میں اپنی فیملی کو وزٹ کر رہی تھی، تو میری ایک چھوٹی کزن نے دریا میں کود کے اپنی جان دے دی، رائٹ، خودکشی کر لی۔ اس کے 2 مہینے بعد جب ہم لوگ واپس US میں آئے تھے تو میرے ہسبینڈ کے کزن نے بھی اپنے آپ کو گولی مار دی۔ وہ پولیس آفیسر تھے۔ اس ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ کو ہم لوگ چترال، ہنزا گلگت یا بہت ساری جگہوں میں، پاکستان میں ان جنرل، ہم لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی طرح دبا دیں۔ پورے پاکستان میں روزانہ 15 سے 30 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ آج کا لائیو 360 بھی اسی موضوع پر۔ آخر کیوں ایک انسان اپنی جان لینے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ آئیے اسی پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر عثمان ہوتیانہ سے، جو بذریعہ اسکائپ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ممکنہ عوامل ہوتے ہیں کہ ایک انسان خودکشی کی راہ اپناتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ خودکشی کے بہت سارے عوامل ہیں، جس میں ذہنی امراض اور پاکستان میں جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق غربت، تعلیم کی کمی، جو سسرال کے پریشرز ہیں اور معاشی جو حالات ہیں، یہ 4-5 چیزیں بہت خاص نمبر سامنے لاتی ہیں۔ مردوں میں کچھ مختلف ریزنز ہیں، عورتوں میں کچھ مختلف ریزن۔ جو اسٹڈیز پنڈی میں اور کراچی میں ہوئی ہیں اس کے مطابق
30 से 40% औरतें डिप्रेशन का शिकार हैं, जबकि 10 से 20% जो मर्द हैं वो भी डिप्रेशन के शिकार। तो ये बताइए कि क्या रवैये होते हैं जो निशानदेही कर सकते हैं कि एक इंसान डिप्रेस है या वो इतना डिप्रेस है कि वो ख़ुदकुशी का सोच रहा है, और ऐसे शख्स को और उसके इर्द गिर्द के लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, कोई आपके पास रहने वाला अगर चुप चुप रहना शुरू हो गया है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसको पुरानी चीजें करने में मजा नहीं आता, नींद उसकी कम हो जाती है, उदास दिखाई देता है, रोता हुआ महसूस करता है, या कोई होपलेसनेस वाली बातें करता है, और अगर कोई खुदकुशी का मुंह से नाम भी ले तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि मजाक नहीं है, हमारे लिए बहुत अहम चीज है। तो आप अपने इर्द गिर्द किसी का भी अगर मिजाज मुख्तलिफ देखें, ताकि लगे कि कोई उदास भी है, तो जरूर से डायलॉग क्रिएट करना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए कि क्या हुआ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से भी रब्ता करें। ऐसे माहौल में जहाँ पर इस पर जहनी बीमारियाँ जो हैं या नफ्सियाती मसाइल जो हैं उनको आज भी सीरियस नहीं लिया जाता, और जैसा कि निगत भी बता रही थी कि कहा जाता है कि बस सो जाओ या दोस्त से बात कर लो, ऐसे माहौल में कितना सेंसिटाइज़ करने की माशरे को ज़रूरत है, वालिदैन को, बच्चों को, ओवरऑल सोसाइटी को, ताकि इन मसाइल को इतना टैबू ना समझा जाए? नहीं, एज ए कम्युनिटी इस पर बहुत काम जब से आया, तो इसमें एक मेडिकल स्टूडेंट्स ने खुद से कैंप शुरू किए, डॉक्टरों ने, और एक अच्छी बात जो मैंने देखी कि पहले जो लोग खामोश थे, कोविड की वजह से उनको मौका मिला कि अपने ज़हन की बातें भी सामने लोगों को लाए। आपके पास एक स्टिग्मा के अगेंस्ट एक कोविड आ गया ना, तो हर एक एक्सेप्टेंस मिल गई। तो मेरा ख्याल है ज़हनी अमराज वाले लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जब से कोविड आया है, तो उनकी आवाज़ भी लोग सुनते हैं कि आम इंसान ने भी महसूस किया कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज नफ्सियाती मसाइल में मदद के लिए कुछ फ़ोन हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान में कितनी मौसर हो सकती हैं, जैसे कि हम बात करें कि किस तरह से इस मसले पर बात की जाए। एक शख्स के लिए स्पेशली जो कि ख़ुदकुशी करना चाहता है, ये हेल्पलाइंस क्या वहाँ पर कॉल्स आती हैं, लोग कॉल करते हैं, कितनी ये मददगार साबित हो सकती हैं? तमाम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जब ये ऑनलाइन शुरू किया गया, तो साइकियाट्री डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पर मेरा हॉस्पिटल में, नेहरू मेडिकल यूनिवर्सिटी की तमाम शुबों ने हेल्पलाइन शुरू की। शावर में, कोयटा में, तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल में टर्शरी केयर खासतौर पर, तो उनकी सुबह के वक्त ये हेल्पलाइन ओपन होती हैं। अपने अपने तौर पे भी कुछ एनजीओज ने ये क्रिएट की हैं। इन पे आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, काउंसिल करते हैं, एंगेज करते हैं, और मेरी अपनी एक साइट 24/7 फ्री साइकियाट्री फेसबुक पे मौजूद है, तो जहाँ पे हम वॉलंटियर्स को लेके, और पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत कॉलेज और लोग हमें अप्रोच करते हैं, फिलीपीन, थाईलैंड, तमाम वो जगह जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट की सहूलत नहीं मौजूद या एक्सपेंसिव है। और जाते जाते ये बताइएगा कि लोग जब आपसे बात करते हैं तो क्या वो, क्योंकि एक होता है कि बायस अगर डॉक्टर का अपना है तो आप कितना खुलकर एक ऐसे माशरे में बात कर सकते हैं जहाँ आपको बहुत तोल कर बोलना पड़ता है, तो ये प्राइवेसी और कंफर्ट क्या पाकिस्तान में आप समझते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान पाया जाता है? वो कहते हैं कि जॉन इलियट साहब फरमाते हैं कि एक ही हादसा है, वो ये कि आज तक बात नहीं सुनी गई, बात नहीं कही गई। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना बहुत जरूरी है। तो जैसा सूफी कल्चर में होता है कि चाहे जो मर्जी आपने किया है, सोचा है, जो भी हुआ है, तो एक सेफ स्पेस है। हमारी पहली लाइन ही यही होती है कि आपसे जो भी बात की जाएगी वो सिर्फ हमारे दरमियान में रहेगी, और किसी से भी आपकी मर्जी के बगैर बात नहीं शेयर की जाएगी। तो आमतौर पर ये कंफर्ट का सुनना होता है कि मरीज। डॉक्टर अली होतियाना लाहौर से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर के शाही किले में बना शीश महल तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जल्द व्यू 360 में हम आपको लेकर चलेंगे अंदरूने लाहौर में कायम एक हवेली में, जहां उसकी एक मंजिल पर बना शीश महल आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। देखते हैं इसकी एक झलक। यहाँ
وہاں پہ تو شیش محل ہے اور یہ تو اس ٹائم ہے ہی کہیں نہیں. تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ یار آپ کے پاس ایک بہت اچھی چیز ہے, ایک کمرہ, ایک ہسٹری ہے. 1870s میں بنائی تھی میاں سلطان نے, جو کہ ایک برٹش کانٹریکٹر تھا. اور اب ایک مختلف موضوع کی طرف آتے ہیں. حال ہی میں فیس بک نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 سال کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے بین کرنے کا اعلان کیا تھا. اس کی وجہ 2020 کے صدارتی انتخابات سے متعلق صدر کے متنازع بیانات ہیں, جن میں انہوں نے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھایا اور غیر مصدقہ معلومات پھیلائیں. بعض حلقوں کی رائے میں مسٹر ٹرمپ پر اس پابندی سے دیگر عالمی رہنماؤں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ فیس بک پر بھی پہلے تولو پھر بولو کی پالیسی اپنائیں, مگر ناقدین کہتے ہیں کہ یہ سزا کافی نہیں. ماہرین کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فیس بک کی جانب سے 2 سال کی پابندی سے دیگر عالمی رہنماؤں اور مقبول عوامی شخصیات کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اظہار رائے کے اصول توڑنے پر ان سے ترجیحی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر عالمی رہنماؤں پر یہ واضح کر دیا جائے کہ انہیں اپنے عہدوں کے باعث کسی قسم کا استثناء نہیں دیا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ پر پابندی کے ساتھ ہی فیس بک نے ایک نئی پالیسی بھی مرتب کی ہے, جس کے تحت عالمی رہنماؤں کی پلیٹ فارم کے معیار سے مطابقت نہ رکھنے والی تمام پوسٹنگز کو ہٹا دیا جائے گا. اس سے قبل فیس بک نے اپنی پالیسی پر پورا نہ اترنے والی عوامی شخصیات کی پوسٹنگز کو یہ کہتے ہوئے ہٹانے سے انکار کر دیا تھا کہ ان سے عوامی مفاد وابستہ ہے. اب بھی بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ اس بارے میں فیس بک کی ہدایات بہت مبہم ہیں اور مسٹر ٹرمپ پر 2 سال کی پابندی بہت کم سزا ہے, جس سے ناقدین کی نظر میں یہ پیغام ملتا ہے کہ اصول توڑنے والوں کے لیے فیس بک کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اس کو معطلی تک محدود رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر عالمی رہنما بھی شاید کچھ دیر کے لیے رک جائیں, لیکن انہیں پھر سے فیس بک پر لکھنے کا موقع بھی مل جائے. فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ عوامی شخصیات جو پابندی ہٹنے کے بعد قواعد کی دوبارہ خلاف ورزی کریں گی, ان کی سزا میں 1 ماہ سے 2 برس تک کا اضافہ ہو سکتا ہے, اور انتہائی اقدام کی صورت میں آپ پر ہمیشہ کے لیے بھی پابندی عائد ہو سکتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں. آپ چاہے پوپ ہوں, ملکہ برطانیہ یا امریکہ کے صدر, آپ ہماری خدمات حاصل نہیں کر سکتے, اور میرے خیال میں زیادہ تر لوگ اسے معقول قدم سمجھیں گے. اس پابندی میں کسی جرم, تشدد یا پرتشدد کارروائیوں کی تعریف یا ترغیب دینا شامل ہے. اگرچہ کمپنی نے اپنے مواد کے بارے میں اعتدال پسند فیصلوں کے جائزے کے لیے ایک خود مختار بورڈ تشکیل دیا ہے, تاہم ماہرین اس بورڈ کو فیس بک کی جانب سے خود ذمہ داری اٹھانے سے بچنے کی ایک کوشش قرار دے رہے ہیں. میرے خیال میں فیس بک اس طرح ایک سنجیدہ مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ اس کے اپنے الگوریدمز کی طرف سے ایک خاص طرح کی معلومات پھیلانے کا معاملہ ہے. If the internet has come a long way in the last 25 years, shouldn't internet regulations too? گزشتہ 1 سال کے دوران فیس بک کے اعلیٰ عہدیداروں نے حکومت سے انٹرنیٹ کے قواعد متعین کرنے میں زیادہ وسیع کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی جمہوریت کا سلیکان ویلی سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ امریکی عوام کا معاملہ ہے, اور جن لوگوں کو یہ بات طے کرنی چاہیے کہ امریکی جمہوریت کا کردار کہاں ختم ہوتا ہے اور کون سی بات قابل قبول ہے اور کون سی نہیں, اور کہاں لکیر کھینچنی چاہیے, وہ نجی کمپنیاں نہیں, عوام ہیں. اور ایسے میں جب فیس بک عالمی رہنماؤں کے الفاظ کا مزید باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے, یہ بات یقینی ہے کہ خود فیس بک کے اپنے طریقہ کار اور پالیسیوں سے توجہ جلد ہٹتی دکھائی نہیں دے رہی. ٹینا ٹرین کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں. VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.